नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरद दुबे। श्रृंखला की अगली कड़ी यानी 29वें भाग में अब हम पहुंच चुके हैं और आधुनिक भारत के इतिहास को इस किताब के माध्यम से लगातार हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये आशा कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोगों को ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स या चैप्टर्स या यूनिट्स हम कवर करा रहे हैं ये आपको स्पष्टतः समझ में आ रहे होंगे। हमेशा की तरह मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ठीक तरीके से लिखते हुए, व्याख्या करते हुए आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अब हम इकाई 3 में हैं, जिसमें हम लगातार विद्रोहों को कवर कर रहे हैं जो कि अंग्रेजों के शासन के विरोध में द्वेष के कारण उत्पन्न हुए। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, ये इंस्टाग्राम आईडी और ये फेसबुक आईडी, सभी में मैं वीरद दुबे 01 नाम से मिलूंगा। आप टेलीग्राम में जुड़ने के लिए स्कैन कर सकते हैं, जहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इकाई 3 जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये द्वेष के बारे में है और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण विद्रोहों को पढ़ रहे हैं लगातार। और आज हम महत्वपूर्ण विद्रोहों में दक्षिण भारत के जो विद्रोह हैं, दक्षिण भारत के विद्रोह, ठीक है, इनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिनमें हम विजयनगरम का विद्रोह, गंजम का विद्रोह और महत्वपूर्ण पॉलीगर विद्रोह जो हैं उनके बारे में चर्चा हो रही होगी। तो ध्यानपूर्वक लिखते चलते और समझते चलिएगा। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को उत्साहपूर्वक ये बात बताना चाहता हूं कि पहला बैच हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सफल रहा। आप सब लोगों के सहयोग से स्टडी IQ IAS हिंदी ने पहली बार लाइव फाउंडेशन बैच शुरू किया। हम सब के मन में संशय था, आपका इंटरेस्ट बनेगा या नहीं बनेगा, हम आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपकी ज़रूरतों को पूर्ण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर हम उसमें सफल हुए। हमने जो एनालिसिस किया, हमने जो एनालाइज किया, वो हमें ये सुकून दिलाता है कि हमने आपके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में, मूल्य में आपको हिंदी माध्यम में एक स्तरीय शिक्षा प्रणाली को बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें आप सब लोगों ने एडमिशन लेने के बाद आनंद जरूर लिया होगा। फिर भी हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों, तो आप हमसे जरूर उन कमियों के बारे में डिस्कशन करें और हम आपसे वादा करते हैं कि आपको उन कमियों से मुक्त किया जाएगा। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ और इसी उत्साह के साथ और इसी खुशी को आपके साथ शेयर करते हुए, और आप जैसे अन्य स्टूडेंट्स जो पहले बैच में एडमिशन नहीं ले पाए थे उनके लिए नया बैच ओपन किया गया है, क्योंकि वहां पर सीट जो थी सीमित थी, वो फिल हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो एक नया बैच एडमिशन के लिए ओपन किया गया है, जिसमें 11 मार्च से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। 11 मार्च से कक्षाएं प्रारंभ होंगी, जिसके लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप स्टडी IQ IAS के ऐप पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और इसका सबसे साधारण तरीका यह है कि आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप लिंक पे जाके क्लिक करके आराम से ज्वाइन कर सकते हो बैच को। ये बैच नंबर 2 है, जो कि शाम को 6 बजे चलेगा। पहला वाला जो बैच है वो भी शाम को 6 बजे ही चल रहा है, ये भी बैच शाम को 6 बजे चल रहा है। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप वीरद लाइव, मेरा नाम है वीरद VIRAD, और इसके साथ लाइव एक साथ अटैच करना है, कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिखेंगे आप आ जाएगा, लेकिन स्पेस नहीं रखेंगे आप। तो वीरद लाइव इस कोड का इस्तेमाल करिए और इस प्राइस में आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। आशा करते हैं कि 11 मार्च से शुरू होने वाले इस बैच में भी आपसे मुलाकात होगी। शाम 6 बजे ये क्लास चल रही है और मैं इसमें इतिहास आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तो जो हिस्ट्री, अगर आपको हमारा हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको वहाँ पर और सारी सुविधाएं भी मिलने वाली। बेझिझक, बेरोक टोक, अति शीघ्रता के साथ कोड का इस्तेमाल करते हुए सेकेंड बैच में एडमिशन लीजिए। चलिए अब करते हैं शुरुआत। ये कोड जो है आपको हर पेज पे लिखा हुआ मिलेगा, जिससे कि आप रिमाइंड कर सके। बहरहाल आज हम जिन विद्रोहों की बात करने जा रहे हैं वो मैंने बताया कि दक्षिण भारत के विद्रोह हैं। दक्षिण भारत के विद्रोह, ठीक है, ये विद्रोहों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और इन विद्रोहों में सबसे पहले हम विजयनगरम के जो राजा थे उनके विद्रोह की चर्चा करेंगे। ठीक है, विजयनगरम, विजयनगरम
राजा का विद्रोह, राजा का विद्रोह। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। कुछ एक कैरेक्टर्स के नेम हैं, वो आपको याद रखने हैं, वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें आसानी से आपको स्पष्ट जो है वो समझ में आती रहेंगी, ऐसा मेरा विचार है। देखिए, अगर हम विजयनगरम विद्रोह की बात करें तो 1758 से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा विद्रोह हालांकि 1758 से शुरू नहीं हुआ है, विद्रोह थोड़ा बाद में शुरू हुआ है, तकरीबन 1794 के आसपास, लेकिन फिर भी हम इसको 1758 से कनेक्ट करते हुए देखते हैं। 1758 में जो पूर्वी तट पर जो उत्तरी सरकार का जो हिस्सा है, वहां पर फ्रांसीसियों का कब्जा जो है वो बढ़ता जा रहा था, और उसी उत्तरी सरकार से फ्रांसीसियों को हटाने का विचार अंग्रेजों द्वारा किसी न किसी प्रकार से अपनी योजना के तहत चलता रहा। लेकिन वहां पर अंग्रेज थोड़े कमजोर पड़ रहे थे और उनको फ्रांसीसियों को हटाने के लिए किसी स्थानीय शासक या किसी अन्य राज्य के सहायता की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने विजयनगरम के एक राजा थे जिनका नाम था आनंद गजपति राजू। क्या नाम था? आनंद गजपति राजू। ये विजयनगरम के शासक थे, विजयनगरम के शासक, जिनका नाम क्या था? आनंद गजपति राजू। आनंद, कहीं कहीं आनंदम भी लिखा रहता है, गजपति राजू। ये कौन है? ये वहां के शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों, मतलब जिनका साथ जो है अंग्रेजों ने लिया, और इनका साथ लेकर के ही या इनकी सहायता से ही उत्तरी सरकार से फ्रांसीसियों को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। और इसके लिए आनंद गजपति राजू के साथ कुछ संधियां हुई थी। अभियान हुआ और इस अभियान में अंग्रेजों को सफलता हाथ लगी। लेकिन जो संधियां, इनकी सहायता के बदले जो संधियां करी गई थी, आनंद गजपति राजू ने क्या किया? सहायता प्रदान की। सहायता प्रदान की। किसे प्रदान की? अंग्रेजों को। किसको प्रदान की? अंग्रेजों को। किसके विरुद्ध में? उत्तरी सरकार में, उत्तरी सरकार से फ्रांसीसियों को हटाने के लिए, हटाने हेतु यह सहायता प्रदान करी गई थी। और इसके लिए इसलिए संधि हुई। ठीक है, यह संधि किसके किसके बीच में हुई? ये गजपति राजू और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई, जिसमें इन्होंने सहायता जो है देना स्वीकार किया और उसके बदले में प्रोटेक्शन जो है वो इनके राज्य को मिलेगा, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा। लेकिन जब ये सहायता लेकर के इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया या सफलता जब प्राप्त कर ली फ्रांसीसियों के ऊपर उत्तरी सरकार में, तो ये जो अंग्रेज हैं ये अपनी संधि से मुकर गए। उस समय आनंद गजपति राजू विरोध करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और कंपनी ने आनंद गजपति राजू के स्थान पर, जो जिनकी की मृत्यु हो गई, उनके स्थान पर वहां के नए शासक को गद्दी पर बैठाया जिनका नाम था विजयराम राजू। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे शासक बनाया? एक मतलब इनके जो सक्सेसर हुए उनका नाम था विजयराम राजू। विजयराम राजू, इनको जो है शासक बनाया। अब इन्होंने कुछ दिन तक शासन किया, ठीक ठाक तरीके से शासन चलता रहा। अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव में तो थे, लेकिन फिर भी ये जो साम्राज्य था, ये मतलब स्वायत्तता इसने अपनी नहीं खोई थी, सॉवरेनिटी अभी नहीं खोई हुई थी। मित्रता जरूर थी ब्रिटिशर्स के साथ में। लेकिन 1794 के आते आते तक अंग्रेजों ने
जो यहां पर आनंद गजपति राजू के विरोध में जो काम यहां पर ब्रिटिशर्स करने वाले थे, उसको 1794 में विजय राजू के खिलाफ जो है वो करने का प्रयास पुनः किया ब्रिटिशर्स ने। और इस प्रयास में उन्होंने राजा से 3 लाख रुपए की मांग करी। ठीक है, इनसे कितने रुपए की मांग करी? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की मांग की। और ये जो 3 लाख रुपए की मांग करी, इसके साथ साथ एक डिमांड और रखी कि विजयराम राजू को अपनी सेना भंग कर देनी चाहिए, सेना भंग कर देनी चाहिए। ये 2 डिमांड जो हैं ब्रिटिशर्स ने इनसे रखी, जिसको मानने से विजयराम राजू ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। विजयराम राजू ने इनकार किया। ठीक है, ये बहुत ही साधारण सा पॉइंट है जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। 1794 में जो घटना हुई, इसी घटना की वजह से विजयराम राजू ने विद्रोह शुरू किया। और विजयराम राजू का साथ जो है वो इसकी जनता ने, यानी कि प्रजा ने, और इसकी सेना ने भी दिया। यानी सेना ने इस बात का समर्थन किया कि आप अपनी सेना को भंग ना करें, ब्रिटिशर्स को, सेना जो है उसको ब्रिटिशर्स का गुलाम ना बनाया जाए, और जनता ने भी इस बात का समर्थन किया। अब अगर हम देखें तो इस चीज को लेकर के विजयराम राजू और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हुआ। 1794 में आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसे अब आप विशाखापट्टनम के नाम से जानते हैं, तब उसे पद्मनाभम के नाम से जाना जाता था, पद्मनाभम। तो पद्मनाभम का युद्ध हुआ, और ये जो पद्मनाभम का युद्ध है, इसी को आप ये पद्मनाभम का युद्ध कह लीजिए, या फिर आप इसी को कह लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का युद्ध है, एक ही बात है। और इस युद्ध में विजयराम राजू जो है वो मारे गए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस युद्ध में विजयराम राजू की मृत्यु युद्ध में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हुआ, एक बार समझते हैं। शुरुआत जो है, मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत जो है आप 1758 से मानेंगे। 1758 1758 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराने के लिए आनंद गजपति राजू की सहायता ली, लेकिन बाद में जो उस सहायता के बदले संधि हुई थी, उस संधि से ब्रिटिशर्स मुकर गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे विजयराम राजू को गद्दी पर बैठाया गया, और इनके समय में भी 1794 में एक हाई क्वालिटी डिमांड जो है वो करी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसको मना कर दिया गया विजयराम राजू के द्वारा। विजयराम राजू ने पद्मनाभम में 1794 में युद्ध किया। युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनके बेटे को, यानी विजयराम राजू के बेटे को गद्दी पर बैठाया गया। विजयराम राजू के बेटे को गद्दी पर बैठा करके अंग्रेजों ने जो यहां का जागीर था वो उसे सौंप दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, विजयराम राजू की मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके बेटे को विजयनगरम की जागीर सौंप दी एवं अपनी मांग को कम कर दिया। अब ये समय आप देख रहे हैं कि वो समय है जिस समय ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपने आप को उस श्रेणी में ला रहे हैं जिस समय ये एक मजबूत सत्ता का स्वप्न देख रहे हैं अंग्रेज। तो उन्हें लगा कि ये एक प्रबुद्ध और समृद्ध राज्य है, इससे बहुत ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। जैसा कि पिछले शासकों ने विद्रोह कर दिया, तो अगला शासक और उसकी जनता भी क्योंकि साथ दे रही है, तो विद्रोह बढ़ सकता है। तो उन्होंने फिलहाल जो है विजयनगर
मतलब ये जो इनका जो शासन है ये इनके बेटे को सौंप दिया। तो इस तरीके से ये विजयनगरम का विद्रोह था जो अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, जो लगभग हम कह सकते हैं कि सफल भी रहा। अब हम अगले विद्रोह की अगर बात करें तो अगला विद्रोह जो है वो गंजम का विद्रोह है। दूसरा विद्रोह जो है वो आपका कौन सा है? गंजम का विद्रोह। ठीक है, तो अगले विद्रोह के लिए हेडिंग डाल दीजिए आप लोग गंजम का विद्रोह, या गंजम के साथ साथ एक जगह का नाम और लिख सकते हैं गुमसुर। ठीक है, गंजम का विद्रोह या गुमसुर, गुमसुर का विद्रोह। ठीक है, गुमसुर लिखना, गुमसुम मत लिख देना, गुमसुम का विद्रोह नहीं है, गुमसुर का विद्रोह है। ठीक है, तो ये दो विद्रोह जो है हम लोगों को ध्यान रखने हैं, एक तो गंजम का विद्रोह और दूसरा गुमसुर का विद्रोह। एक ही साथ है, ये एक ही समय में आपको होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन इसके दो अलग अलग फेजेस हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 1800 से लेकर के 1805 के बीच में, 1800 से 1805, और इसके साथ साथ मतलब एक तो ये टाइम पीरियड है, दूसरा 1835 से लेकर के 37 तक, 1835 से 1837 के बीच में आपको ये विद्रोह देखने को मिलता है। तो ये आपका कौन सा विद्रोह है? ये आपका गुमसुर का विद्रोह है या गंजम का विद्रोह है। अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये विद्रोह कैसा था और क्या था। अगर हम इस विद्रोह की बात करें तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वहां पर एक चिकाकोल मतलब इलाका है, चिकाकोल सरकार, जैसे उत्तरी सरकार है उसी तरीके से दक्षिण में चिकाकोल सरकार है मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन। और वहां पर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है गंजम या गंजाम। ठीक है, गंजम भी लिखा रहता है, कहीं कहीं गंजाम भी लिखा रहता है। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन, मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन, मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन चिकाकोल सरकार, चिकाकोल सरकार, ये प्रांत है, प्रोविंस है एक तरीके का। चिकाकोल सरकार का एक जिला है जिसका नाम है गंजाम, गंजाम जिला, या आप इसी को गंजाम जिला या गंजम जिला कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। तो गंजाम जिले में एक छोटा सा मतलब गंजाम जिला जो है वो बहुत सारे जागीरदारों में डिवाइडेड था और जागीरों के भी अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो उन्हीं में से एक जागीर है जिसको हम गुमसुर जागीर बोलते हैं। इसी गंजाम जिला में एक जागीर है गुमसुर, गुमसुर, गुमसुर जागीर। ठीक है, तो ये गुमसुर जागीर है, गंजाम जिला में है, चिकाकोल सरकार के अंतर्गत आती है, मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन है। तो ये आपको लोकेशन पता चल गई कि कहां है। वहां पे जो जागीरदार थे, गुमसुर जागीर के जो जागीरदार थे, उनका नाम था श्रीधर, श्रीधर करके एक नाम था, मतलब वहां के जागीरदार थे ये प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो। श्रीधर नहीं, श्रीकर, श्रीकर नाम है, श्रीकर भंज। आप देखिए कहीं कहीं भंज लिखा रहता है, कहीं कहीं भांजा लिखा रहता है और कहीं कहीं भंजा लिखा रहता है। तो ये कुछ दक्षिण भारतीय नाम हैं जिसको सही तरीके से उच्चारित ना कर पाने के कारण ऐसे अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। बाकी ठीक है, श्रीकर भंज आप पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़े जागीरदार थे, जो कि कहां के जागीरदार थे? यही गुमसुर के। श्रीकर भंज जो हैं, इन्होंने मतलब ये भी क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ रहा है तो ब्रिटिशर्स ने स्वाभाविक सी बात है कि इनके ऊपर भी कुछ राजस्व व्यवस्था रखी होगी जो इन्हें कलेक्ट करके प्रेसिडेंसी के अधीन जो राजस्व कलेक्टर है उसको देना पड़ेगा। लेकिन 1797 में इन्होंने राजस्व इकट्ठा किया लेकिन देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। 1797 में इन्होंने क्या किया? 1797 में राजस्व देने से इनकार कर दिया इन्होंने, राजस्व देने से इनकार किया। और साथ ही साथ आगे चल करके सन 1800 में
इन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एकदम ओपन रेबल कर दिया कि भाई आओ लड़ लो, जो करना है कर लो, हम राजस्व नहीं देंगे। इस विद्रोह में श्रीकर भंज जो है वो हार गए, मतलब इनको हार का सामना करना पड़ा। और इनकी जागीर, मतलब ये जो जागीरदार के प्रधान थे, जागीर के प्रधान थे, तो जागीरदारी इनकी जो है वो इनसे ट्रांसफर करके इनके बेटे को दे दी गई। और इनके बेटे थे धनंजय भंज। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या है? इनका बेटा है जिसका नाम है धनंजय भंज। धनंजय भंज, इनको जो है निर्वासित कर दिया गया था, श्रीकर भंज को यहां से गुमसुर से हटा दिया गया था, यानी जंगाम से इनको निकाल दिया गया। उसके बाद ये धनंजय भंज जो है ये इनको यहाँ की जागीरदारी दी गई। अब जब इनका बेटा धनंजय भंज जो है वो मतलब यहाँ पर राजस्व व्यवस्था को संभालने लगा या जागीरदारी व्यवस्था को संभालने लगा, तो ब्रिटिशर्स ने समझा कि अब वो जो कंडीशंस हैं वो हम इनके बेटे के ऊपर यानी धनंजय भंज के ऊपर आरोपित करते हैं। लेकिन धनंजय भंज ने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसने भी विद्रोह किया, यानी कि इन्होंने भी ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी और अपने पिता की भांति ये भी विद्रोही रहे। विद्रोह काफी समय तक चला, लेकिन फाइनली 1815 में इन्हें आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया गया। 1815 में आत्मसमर्पण के लिए विवश हुए। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया? विवश कर दिया गया। अब ये 1815 में जब आत्मसमर्पण के लिए विवश हुए या विवश कर दिया गया, तो वो ये जो हैं, ये जो श्रीकर भंज हैं, ये इस समय तक जंगम फिर से वापस आ गए। और जब ये श्रीकर जंगम फिर से वापस आ गए तो इन्हें फिर से जागीर बना दिया गया। पिता कौन? श्रीकर भंज। ये क्या हुए? पुनः जो है पुनः जागीरदार बने। फिर से इनको जागीरदारी दी गई, कुछ संधि शर्तें रखी गई, लेकिन आगे चल करके इन्होंने मतलब इनको जब फिर से जागीरदार बनाया गया तो इनसे कहा गया, पहले क्या किया था इन्होंने? जो राजस्व था वो राजस्व देने से मना कर दिया गया, तब इन्होंने भी राजस्व देने फिर से स्वीकार किया और फिर से इनको जागीरदार बनाया गया। कुछ समय तक इन्होंने जागीरदारी संभालते हुए राजस्व दिया ब्रिटिशर्स को, लेकिन इस दौरान उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को सामर्थ्यवान भी बनाया। ये धनंजय भंज के पिता श्रीकर भंज ने अपने आप को फिर से क्या कर दिया? रीस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए, जैसे कि मैंने कहा आपको कि पहले भी इन्होंने राजस्व देने से इनकार किया था, उसके बाद ये गद्दी पर बैठाए गए, इन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके बाद इनको हटा करके श्रीकर भंज फिर आए। श्रीकर भंज के फिर से आने से इन्होंने भी क्या कर दिया? फिर से राजस्व देना स्वीकार किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से इन्होंने जागीर देना या जागीर से राजस्व देना मना कर दिया, जैसा कि पहले किया था। और एक बहुत बड़ी जो बकाया राशि है वो अब जो है फिर से रह गई। तकरीबन 1819 से लेकर के 1815 के बाद से 1819 से लेकर के 1830 तक इन्होंने अपनी जागीर को स्ट्रांग किया, और इस दौरान जो राजस्व आना था वो राजस्व नहीं दिया एनी हाउ। अंततः जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये फिर अपने राग रंग में आ गया है, तो इनको फिर से पदच्युत किया गया और इनकी जगह पर फिर से धनंजय जो है वो जागीरदार बने। यानी एक बार फिर से धनंजय जो है वो जागीरदार बने। और ये जो धनंजय है उसको कहा गया कि अब तुम्हारे पिता ने जो 1819 से लेकर के 1830 तक जो जागीर नहीं भरी है, राजस्व नहीं भरा है, अब वो बकाया राशि आपको भरनी होगी। धनंजय ने फिर से उस बकाया राशि को भरने से इनकार कर दिया और इस बार उसने एक बहुत बड़ा सैन्य रूप लेकर के गुमसुर में विद्रोह किया। किसने विद्रोह किया? धनंजय भंज ने अंग्रेजी फौजों का सामना किया। और ये
जो विद्रोह हुआ इस बार ये 1835 में हुआ। 1835 में ये विद्रोह फिर से हुआ और ये कहां पे हुआ? गुमसुर में हुआ। गुमसुर में, इसी को गुमसुर विद्रोह कहा जाता है। और ये जो पहले वाले विद्रोह हैं इनको हम लोग जंगम का विद्रोह या इनको भी गुमसुर विद्रोह का नाम दिया जा सकता है। तो गुमसुर का जो बड़ा विद्रोह हमको देखने को मिलता है वो धनंजय के समय में देखने को मिलता है 1835 में। तो आप देख रहे हैं रिपीटेशन ऑफ जो रेबेल है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1800 सिंपली 1800 से लेकर के 1835 तक बार बार इन दोनों के आना जाना लगा रहता है और इनको जो है ब्रिटिशर्स के साथ में संघर्ष होते हुए देखा जाता है या करते हुए देखा जाता है। फाइनली 1835 में जब ये गुमसुर का विद्रोह होता है तो इस गुमसुर के विद्रोह में ये जो धनंजय सिंह हैं इनके इस विद्रोह को बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स द्वारा दबा दिया जाता है। 1835 में हुए गुमसुर विद्रोह को सैन्य बल के माध्यम से सैन्य बल के प्रयोग से दबा दिया गया और एक तो गुमसुर जहां पर विद्रोह हुआ था वो, और दूसरा उसी से अटैच्ड एक जगह थी कोलेदा जिसकी जागीरदारी भी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। गुमसुर और कालेदा, इन दोनों पर अंग्रेजों का क्या हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का अधिकार यानी पूर्णतः अब अधिकार हो गया, अब बहुत हो गया। अब जो है ये राजस्व व्यवस्था इस तरीके से नहीं रखी जाएगी। हालांकि 1835 में ही इसी वर्ष आगे चल करके, क्योंकि धनंजय हार भी गया था, तो बाद में दिसंबर 1835 में, इसी वर्ष दिसंबर में धनंजय की मृत्यु हो गई। धनंजय की मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इनके जो अनुयायी थे, इन अनुयायियों ने विद्रोह जारी रखा। ठीक है, ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनके जो अनुयायी थे उनके जाने के बाद भी इस विद्रोह को क्या करते हैं, थोड़ा कंटिन्यूअस रखते हैं, जारी रखते हैं। अनुयायियों ने ये विद्रोह जारी रखा, लेकिन अब फरवरी 1837 तक का समय आ गया और फाइनली फरवरी 1837 में जो ये जागीर व्यवस्था है, इस जागीर व्यवस्था को इस लंबे संघर्ष के बाद में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो फरवरी 1837 में जो गुमसुर की जो जागीर है, गुमसुर जागीर समाप्त कर दी गई, ठीक है, तो ये गुमसुर की जो जागीर है ये समाप्त हो गई। इस तरीके से आपने देखा कि सन 1800 से लेकर के 1837 तक, ये सन 1800 से लेकर के लगातार बार बार इस जागीर में विद्रोह होते होते फाइनली 1837 में इसमें ब्रिटिशर्स को विजय प्राप्त हुई है और गुमसुर की जागीर को ही ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये हो गई हमारी गुमसुर का विद्रोह। अब दक्षिण भारत में गुमसुर के विद्रोह के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम पॉलीगर विद्रोह के नाम से जानेंगे। किस नाम से? पॉलीगर विद्रोह। पॉलीगर विद्रोह। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैंने पहले ही आप लोगों को पॉलीगर कौन थे इनके बारे में बताया था, और अगर आपको याद है तो जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए पॉलीगर कौन थे। 1795 से 1805 के बीच,
1895 से लेकर के 1805 यानी 1805 तक इन्होंने कई बार विद्रोह किए और कई इसके लीडर्स रहे। इनको हम लोग दो अलग अलग चरणों में पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बारे में। यह विद्रोह हुआ 1795 से लेकर के 1805 के बीच में। पॉलीगर्स की अगर हम बात करें तो जो स्थानीय शासक हैं उनके लिए ये काम करने वाले लोग थे, और ये भी एक तरीके से जागीरदार ही हैं, जमींदार ही हैं, जिन्हें अपने शासकों से या अपने मालिकों से भूमि या गांव के कुछ हिस्से प्राप्त होते थे, जिनसे कर कलेक्ट करने का इनको अधिकार होता था। तो इनको बोलते थे पॉलीगर्स। दक्षिण भारत में पॉलीगर या इनको पलक्कलमशम ऐसे करके कुछ नाम होता है, थोड़ा सा टफ हो रहा है मुझे बोलने में, आप सिंपली पॉलीगर ही रखिए। इनको पॉलीगर कहा जाता था। तो ये मद्रास के आसपास में हम देख सकते हैं इनकी काफी बड़ी मात्रा देखने को मिलती थी। 1795 से 1805 के बीच में इन्होंने कई बार विद्रोह किए, और इनके विद्रोहों के प्रमुख केंद्रों की बात हम करें तो आज आप लोगों का एक नाम मालूम होगा, थिरुवेन्नेल्लई, जिसे उस समय तिन्नेवेल्ली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तिन्नेवेल्ली। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, तिन्नेवेल्ली या वैली साधारण लिखिए या आधा ला के साथ लीजिए। तो इसी को हम आज समय में तिरुवेन्नेल्लई कहा जाता है इनको, इस जगह को। इसके अलावा एक जगह है रामनाथपुरम, रामनाथपुरम, ये एक सेंटर आपको याद रखना है। शिवगंगा, शिवगंगा ये नाम याद रखना है। शिवगंगा के बाद एक नाम आपको याद रखना है, शिवपुरी। ठीक है, एक नाम आपको कौन सा याद रखना है? शिवपुरी। अब इसको कई जगहों पर ऐसे भी लिखा जाता है, शिवगंगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, शिवपुरी। तो शिवगंगा, शिवपुरी, ये सब जो है, इसमें शिव लिख दीजिए या शिव लिख दीजिए, एक ही बात है। इन जगहों से विद्रोह हुआ। इसके अलावा उत्तरी अर्काट, उत्तरी अर्काट, इसके अलावा मदुरई, मदुरई, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रमुख केंद्र हैं। ये क्या हैं? प्रमुख केंद्र। किस चीज के प्रमुख केंद्र हैं? विद्रोह के। किनके विद्रोह के? किनके विद्रोह के? तो ये आपको मालूम है, ये पॉलीगर विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन जगहों से कई बार विद्रोह हुए, और कंटिन्यूअस एक बार में नहीं हुए, बहुत बार होते रहे ये विद्रोह। मुख्य तौर से अगर हम देखें तो ये विद्रोह शुरू हुए 1781 में। प्रमुखता से अगर हम देखें तो 1781 में ये विद्रोह शुरू हुए, और उस समय विद्रोह के जो कारण थे, उस कारणों में अर्काट का जो नवाब था, उसका, अर्काट, जो उत्तरी अर्काट आप देख रहे हैं, अर्काट के नवाब क्या एक दुष्कृत्य था, या एक कह सकते हैं कि एक अजीबोगरीब एक निर्णय था, जिसमें नवाब ने जो तिन्नेवेल्ली है, जिसको अब आप थिरुवेन्नेल्लई कहते हैं, इसका जो भी शासन प्रबंध है, टैक्स कलेक्शन का जो प्रबंध है, ये सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो अर्काट के नवाब ने तिन्नेवेल्ली, तिन्नेवेल्ली, अब दोनों तरह से मैंने लिख दिया है, एक तरफ तिन्नेवेल्ली लिखा है, एक तरफ तिन्नेवेली लिखा है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थिरुवेन्नेल्लई भी लिख सकते हैं या थिरुवेन्नेल्ली भी लिख सकते हैं। का प्रबंध, जो भी प्रबंध था, सभी प्रकार के प्रबंध जो हैं वो किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जब ये प्रबंध ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, तो तिरुवेन्नेल्लई के जो पॉलीगर्स थे उन्होंने विद्रोह किया, ये विरोध किया। विरोध
इस बात का तो हुआ ही कि आपने हमारा प्रबंध या हमारा मैनेजमेंट इनको क्यों दिया। साथ ही साथ तब विद्रोह नहीं हुआ लेकिन विरोध दर्ज किया गया, ये मतलब एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। धीरे धीरे विद्रोह और ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स के हाथ में प्रबंध गया तो अंग्रेजों ने यहां पर नए नए कर जो है वो आरोपित करने शुरू कर दिए, नए नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए। और दूसरा कारण यह भी था कि ब्रिटिशर्स तिरुवन्नलई के पॉलीगर्स जो थे या फिर अन्य जगहों के भी जो पॉलीगर्स थे, इनको अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते थे, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से कर इकट्ठा करके अपने पास रखते थे और इसका कोई हिस्सा जो है वो अंग्रेजों के पास नहीं जाता था। तो ये एक बड़े शत्रु थे ब्रिटिशर्स के, और इसीलिए अंग्रेजों द्वारा इन्हें बार बार अपमानित भी किया जाता था। नस्ली टिप्पणियां होती थी, कहीं अलग अलग तरीके से इनको अपमानजनक तरीके का जीवन जीना पड़ता था। तो ये सब ओवरऑल चीजें हैं, ये सब घटनाएं हैं जो विरोध और विद्रोह का कारण बनती हैं। और फाइनली जो है ये विद्रोह शुरू हो गया। इसका नेतृत्व किया कोट्टा बोम्मन ने। कोट्टा बोम्मन नायक्कन, एक नाम आपको याद रखना है, कोट्टा कहीं कहीं बोमा लिखा रहता है और कहीं कहीं बोम्मन लिखा रहता है। तो कोट्टा बोम्मा नायक्कन, इन्होंने ये जो विद्रोह हुआ उसका क्या किया? नेतृत्व किया। और इनका साथ कई सारे लोगों ने दिया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनका साथ दिया, जिसमें सुब्रमण्यम पिल्लई का नाम आता है, इट्टापन्नम का नाम आता है। तो ये सब भी पॉलीगर्स थे जिन्होंने इनका साथ दिया। कोट्टा बोम्मा नायकन जो हैं ये पंजलंकुरिची के पॉलीगर थे। कहां के पॉलीगर थे? पंजलंकुरुचि, ये भी जगह है। पंजलंकुरुचि के पॉलीगर थे ये। और मैंने आपको बताया कि अन्य जगहों के पॉलीगरों ने भी इनका साथ दिया और फाइनली अंग्रेजों के साथ विद्रोह 1795 के आसपास शुरू कर दिए गए। और 1799 तक विद्रोह जम करके चले। अब जब ये विद्रोह चल ही रहे थे 1799 के आसपास तक, 1795 से लेकर 1799 तक ये खूब तगड़े से विद्रोह चला। अंग्रेजों ने पहले तो इनसे हार का सामना किया। कोट्टा बोम्मन नायकन से अंग्रेजों ने हार का सामना किया। जब अंग्रेज हार गए तो अंग्रेजों ने कोट्टा बोम्मन के ऊपर इनामी राशि रख दी। और जब इनके ऊपर इनामी राशि रख दी गई तो एट्टापन जो कि पुड्डुकोट्टी के राजा हुआ करते थे। अच्छा, पहले एट्टापन का नाम मैंने लिया था कि उन्होंने इनका साथ दिया था, तो उन्होंने साथ नहीं दिया था, वो बात थोड़ा मिस्टेकनली वहां पर बोली गई। अभी सही कर दे रहा हूं मैं। एट्टापन की नाम यहां पे लिख लीजिए, एट्टापन, थोड़ा इसको सही से लिखना पड़ेगा। एट्टापन जो है ये राजा है, पुड्डुकोट्टी का राजा है। कहां का राजा है? पुड्डुकोट्टी का राजा है। पुड्डुकोट्टी के जो राजा थे, इस राजा ने ही अपने ही इलाके के पंजलंकुरुचि के पॉलीगर कोट्टा बोम्मा नायकन को पकड़वा दिया। इन्होंने ही माफ कीजिएगा, कोट्टा, इरेज करके दोबारा से लिख दे रहे हैं, आराम से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि नाम थोड़े से यहां पर आपको टफ लग सकते हैं। कोट्टा बोम्मा, ठीक है, इनको गिरफ्तार करवाया। अब एक तरीके से ये गद्दार साबित हुए। कौन? एट्टापन, क्योंकि इन्होंने अपने ही यहां के पॉलीगर को क्या कर दिया? गिरफ्तार करवा दिया। गद्दारी तो की, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कोट्टा बोम्मन, जो कि जिससे अभी हार का मजा चखा था, अंग्रेजों ने इसी कोट्टा बोम्मन को पकड़ करके अज्ञात स्थान पर ले जाकर
फांसी दे दी इन्हें, फांसी दे दी। अंग्रेजों ने तुरंत जो है ऐसे विद्रोही को फांसी पे चढ़ाना उचित समझा। कोट्टा बोम्मा को फांसी हुई। इसके साथ इनके एक बहुत ही, जिन्होंने साथ दिया था, मैंने आपको एक नाम बताया था, सुब्रमण्यम पिल्लई, इनके साथी थे, इनके साथी थे सुब्रमण्यम पिल्लई। तो जो सुब्रमण्यम पिल्लई हैं, इनको भी, क्योंकि ये भी प्रमुख विद्रोही थे, तो इनको भी फांसी दे दी गई, इनको भी मार डाला गया। उन्हें संशय था कि कहीं कोट्टा बोम्मा का स्थान ये सुब्रमण्यम पिल्लई ना ले ले। इसी तरीके से एक और विद्रोही थे जिन्होंने इनका साथ दिया था, उनका नाम था सौंदरानंद, सौंदरानंद। तो ये जो सौंदरानंद थे, इन्होंने भी प्रमुखता से विद्रोह किया था। सौंदरानंद की नृशंस हत्या कर दी गई। सौंदरानंद पांडियन इनका नाम है, पांडियन, पांडियन। इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस तरीके से 3 लोग थे जिनको बुरी तरीके से मौत के घाट अंग्रेजों ने उतार दिया, और इसलिए क्योंकि वो स्वतंत्र पॉलीगर्स के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इसके बाद अंग्रेजों ने जो ये जगह थी पंजलुंकरुचि, जहां के ये पॉलीगर्स थे, जो प्रमुख विद्रोही थे, इनको, यानी इनके स्थान को, एक और स्थान था पलायम, और इसके अलावा और 5 इलाके, इन सब 5 इलाकों पर पंजलुंकरुचि के सहित इन सभी इलाकों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया, और अब यहां का राजस्व सीधा जो है वो ब्रिटिशर्स के पास जाने लगा। तो ये एक मैं आपको कह सकता हूं कि एक भाग है जो आपको देखने को मिल रहा है, जो कोट्टा बोम्मा नायकंग के रूप में शुरू किया गया था 1795 से 1799, 1795 से 1799 तक ये सब विद्रोह हुए। ठीक है, अब ये तो था इस विद्रोह का प्रथम चरण, ये प्रथम चरण था। अब इसके द्वितीय चरण की तरफ चलते हैं। द्वितीय चरण, दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण का जो पॉलीगर विद्रोह हुआ वो किस प्रकार का हुआ, उसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना है कि पहला जो विद्रोह हुआ उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ करके पॉलीगर्स ने अगले चरण में योगदान दिया, और वो हिंसक भी बहुत ज्यादा हुआ। और ये शुरू हुआ फरवरी 1801 से, फरवरी 1801 से ये जो द्वितीय चरण है ये प्रारंभ होता हुआ हमको समझ में आता है। तो जो वहां दक्षिण भारत में कई जगहों जगहों पर अंग्रेजों की कोठियां थी जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन भी आती थी, उसी में से एक था पलक कोट्टा किला, पलक कोट्टा किला। अब पलक कोट्टा किला को यहां पर इसलिए याद रखना है कि ये जो विद्रोह हुआ था इसमें इनके साथी जो है ये पकड़े गए और मारे गए, पर जो दूसरे पॉलीगर विद्रोही जो थे उनको इसी किले में कैद कर दिया गया था इस वाले विद्रोह के बाद। ठीक है, इस विद्रोह के बाद कुछ प्रमुख लोगों को फांसी देने के बाद जो अन्य पॉलीगर्स हुए उन पॉलीगर्स को इन्होंने पलक कोट्टा किला में क्या कर दिया, कैद कर दिया। और 1801 में ये विद्रोही, ये जो कैदी थे, ये जो विद्रोही थे, ये किसी प्रकार से बच निकले और भाग गए वहां से, और भाग करके उन जगहों पर इन्होंने तेजी से नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया जो कि अंग्रेजों के प्रमुख बंदरगाहों के रूप में जाने जाते थे, या बंदरगाहों वाले जो किले थे उन पर जो है उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया, इससे कि इनके व्यापार के ऊपर सीधा असर पड़े। और उसी में से एक प्रमुख बंदरगाह था तूतीकोरन। तो तूतीकोरन बंदरगाह को इन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया इन विद्रोहियों ने। इसके बाद ये जो विद्रोही हैं यहां से निकलने के बाद, तमाम सारे किलों को जीतने के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि तूतीकोरन पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद ये और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए
शिवगंगा की ओर कूच कर गए, शिवगंगा। और शिवगंगा के बाद में ये रामनाथपुरम गए, रामनाथपुरम। और ये जो विद्रोह की आग है इसको भड़काने का काम किया। रामनाथपुरम में मारुदुस विद्रोही हुआ करते थे, जैसे पोलिगर विद्रोही थे उसी तरीके से मारुदुस विद्रोही। ये विद्रोही जो हैं ये पोलिगर विद्रोही के साथ मिल गए। पोलिगर विद्रोही जो थे उनके साथ क्या हो गए, मिल गए। तो जैसे पोलिगर्स हैं वैसे ही मारुदुस हैं। ये मारुदुस जो है ये कहां पर है, रामनाथपुरम में। अब इधर से चलने वाले जो विद्रोही थे ये इनके साथ में मिल गए, विद्रोहियों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि विद्रोहियों की संख्या बढ़ी और इधर से अंग्रेजों ने बड़े सैन्य दल का प्रयोग किया और सैन्य दल का प्रयोग करके इन विद्रोहों को दबा दिया, विद्रोहों को दबा दिया गया। ठीक है, अंततः तो इन्हें दबा दिया गया। लेकिन इससे ये हमें समझ में आ जाता है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जम करके इन लोगों ने विद्रोह किए और अंग्रेज या अंग्रेजों के इस सत्ता के खिलाफ कोई एक दो विद्रोह भारत में नहीं हुए। आप में से बहुत सारे लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो बार बार ये सुनते रहते हैं कि अंग्रेजों ने यहां कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने वहां कब्जा कर लिया। फिर आपके मन में यकायक एक प्रश्न भी आता है कि सर जब ये कब्जा कर रहे थे तो लोगों ने विद्रोह नहीं किया क्या, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई क्या? आवाज उठाई, लेकिन हर एक विद्रोह का एक तरीका होता है। भारत में नम्यता दृढ़ता के साथ रहती है और जिस समय हम दृढ़ हो रहे होते हैं उस समय भी हमारे अंदर नम्यता प्रवेश कर चुकी होती है, रहती है, स्थिर रहती है। तो हम इतने रिजिड नहीं हो पाते हैं जितना कि ब्रिटिशर्स हो जाते थे। जब अंग्रेज सीधे युद्ध में किसी विद्रोही को दबा नहीं पाते थे या किसी विद्रोह को दबा नहीं पाते थे तो भीषण नरसंहार पर उतर आते थे और नरसंहारों के आगे हम लोगों ने बार बार अपने घुटने टेके, क्योंकि हम किसी भी विजय को मनुष्य की मृत्यु के साथ जीतने में विश्वास नहीं रखते थे। शायद ये एक बड़ा कारण था जिसे अंग्रेजों ने भांप लिया होगा और वो बार बार इसी टूल का इस्तेमाल करते थे। 1803 से 1805 के बीच नॉर्दर्न आर्काड जो है या उत्तरी आर्काड जो है वहां के पोलिगरों ने पुनः विद्रोह शुरू किया। इसके बाद 1800, ये तो सब 1801 के आसपास हुआ। 1803 से 1805 के आसपास उत्तरी आर्काड के विद्रोहियों ने, देख सकते हैं आप, उत्तरी आर्काड के पोलिगर ने विद्रोह किया। आप क्या दबा ले रहे हैं इन्हें? आप वास्तविक रूप में दबा पा रहे हैं? जहां पे विद्रोह दबा लेने का कई बार यह भी अर्थ है कि सैन्य शक्ति का प्रयोग किया, उतने हथियार इनके पास थे नहीं तो इन्हें हारना पड़ा। कई बार विद्रोहों को दबा देने का अर्थ यह है। ये वास्तविक रूप में उस तरीके से नहीं दबा पाते थे जो हम एक आशय लेते हैं कि विद्रोह दबा दिए अब दोबारा नहीं होंगे। आप कितनी ही बार विद्रोह को दबाते हैं और कितनी ही बार दोबारा से शुरू हो जाता है, जबकि ये कोई बहुत बड़े शासक वर्ग के लोग नहीं हैं बावजूद उसके। अब ये वाला जो विद्रोह शुरू हुआ था इसके कुछ कारण थे। इसके कारणों में एक कारण है कावल शुल्क। इसके प्रमुख कारणों में एक कारण क्या है? कावल शुल्क पर रोक। कावल शुल्क जो है उस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। कावल शुल्क एक विशेष प्रकार का इनका रेवेन्यू सिस्टम था। जो उत्तरी आर्काड के पॉलीगर्स थे उन्होंने एक संस्था बना रखी थी जिसका नाम था कावल। कावल एक प्रकार की संस्था थी जो स्थानीय शांति सुरक्षा के बदले पुलिस व्यवस्था प्रदान करती थी और उसके बदले ये कर लेती थी। तो ये शुल्क जो लिया जाता था, इस शुल्क को इकट्ठा करने का अधिकार इनसे छीन लिया गया, वंचित कर दिया गया। और जब ये अधिकार वंचित किया गया तो तमाम सारे आसपास के इलाके के जो लोग थे, उत्तरी आर्काड के आसपास के इलाके के लोग, जिसमें चित्तूर है, चंद्रगिरी है, चित्तूर,
चंद्रगिरी, इस तरीके के जो इलाके हैं वो इनके सामने, इनके साथ जो है वो आ गए। इसमें एक नाम जो है आपको येथ्रागुंटा का भी याद रखना है, येथ्रागुंटा, येथ्रागुंटा, येथ्रा, ये जगहें हैं सब, ये सब जो हैं किनके पॉलीगर्स के साथ में मिल गए, जो कि उत्तरी अर्काट के पॉलीगर्स थे। इनके साथ में मिलकर के एक बार फिर से इन्होंने विद्रोह किया और एक बार फिर से इस विद्रोह को 1805 में दबा दिया गया। तो ये था आपका द्वितीय चरण, जो पॉलीगर के रूप में जाना जाता है, पॉलीगर्स के रूप में जाना जाता है, पॉलीगर विद्रोहों के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण भारत के ये कुछ प्रमुख विद्रोह थे जिनके ऊपर हमने आज आपसे चर्चा की, और आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा का जो बिंदु है वो समझ में आया होगा। तो आज की सभा में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, स्टडी IQ IAS हिंदी के द्वारा सामान्य अध्ययन का लाइव फाउंडेशन बैच, नया बैच जो है वो फिर से शुरू किया जा चुका है और यह भी बैच शाम को 6 बजे से प्रारंभ है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के को कवर किया जा रहा है। इसके अलावा मुफ्त में आपको सामान्य अध्ययन के अलावा CSAT और करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, तो वो क्लासेस भी आपको मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इसमें हैं इन्वॉल्व। आप इसमें एडमिशन लेने के लिए स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हिंदी वाला जो बैच है उसकी डिटेल में जाएंगे, PDF डाउनलोड कर आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड बैच है ये आप देख सकते हैं 11 मार्च से शुरू हो रहा है, 11 मार्च से शुरू हो चुका है। इसका समय भी शाम 6 बजे है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना है और वो कोड है विरद लाइव। आपको कोड लगाने के बाद आराम से ये बैच 18,999 में मिल जाएगा। बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए या फिर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कोई कंफ्यूजन हो, उससे संबंधित किसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ में टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है। और टेलीग्राम हमारा हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, सब एक ही नाम से हैं, विरद दुबे 01। तो आप इससे जुड़िए और आप इसे स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो तो आप इन जगहों से हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें virad.dube@studiiq.com यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको शेयर करनी है तो। शुभकामनाओं के साथ आज हम लेते हैं अलविदा, मुलाकात करेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।